नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग जो है मनोविज्ञान का 5वां अध्याय जिसका नाम है मनोचिकित्सा उपागम या चिकित्सा उपागम, तो इस चैप्टर का हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए इस क्लास के साथ और अपने दोस्तों में इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। तो आइए हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और अगर जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप हमारे बिहार एसएस लोकर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसने विकसित किया, ये पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो है इसको किसने प्रतिपादित किया, ये पूछा जा रहा है। तो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल रोजर्स के द्वारा जो है इस चिकित्सा का जो है प्रतिपादन किया गया था। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने किया था। दूसरा प्रश्न की बात करेंगे कि व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन है। तो व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे भाई, तो वाटसन जो थे व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी प्रश्नों का जवाब देते हुए चलिएगा कमेंट में। क्वेश्चन संख्या 3 की बात करेंगे कि मॉडलिंग एक प्रकार का है। तो मॉडलिंग एक प्रकार का क्या है भाई, तो मॉडलिंग एक प्रकार का जो है व्यवहार चिकित्सा है, ठीक ना। क्या है भाई, मॉडलिंग एक प्रकार का व्यवहार चिकित्सा है। तो तीसरा का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो यह एक व्यवहार चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 4 का कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को मानने वाले 2 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, तो एक आपके वेक थे, ठीक, और एक आपके जो अल्बर्ट एलिस थे, ठीक ना। 2 मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे कि सही कौन है, तो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन है भाई, तो वेक जो है, वेक को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का संस्थापक जो है माना जाता है। तो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 का कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने योग के अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया। तो योग के अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन जो किसने किया भाई, तो महर्षि जो पतंजलि थे, ठीक ना। महर्षि जो पतंजलि थे उन्होंने जो है योग के 8 मार्गों के बारे में बताया है। योग के 8 मार्गों के बारे में बताए हैं, जिसमें आपका यम होता है, ठीक, नियम होता है, नियम हो गया, फिर आपका जो है एक आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ठीक ना, प्राणायाम। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक होता है प्रत्याहार होता है, फिर एक होता है आपका धारणा होता है, धारणा, एक होता है आपका ध्यान होता है, और एक आपका जो है समाधि होता है। तो ये कुल 8 जो है आपके क्या होते हैं, योग के अंग होते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, तो महर्षि पतंजलि ने किया था। तो ऑप्शन 5वां का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 का कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण विधि का चरण नहीं है। मनोविश्लेषण विधि जो है इसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। ये मनोचिकित्सा की जो है प्रविधि के रूप में जाना जाता है, जिसमें 5 चरण के बारे में बताया गया है। तो उसमें कौन कौन से चरण है ये आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण विधि का चरण नहीं है। नहीं पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन है मॉडलिंग, प्रतिरोध, स्वतंत्र साहचर्य और स्थानांतरण। तो देखिए, स्वतंत्र साहचर्य तो है, स्थानांतरण भी है, प्रतिरोध भी है, लेकिन मॉडलिंग जो है ये आपका व्यवहार चिकित्सा में आता है। ये आपका व्यवहार चिकित्सा हो गया, इसमें आपका सम्मिलित है। तो इसलिए हमारा मॉडलिंग जो है ये आपका मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 7 का कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। जो हम लोग श्वसन अभ्यास की क्रिया करते हैं, तो जब मैं योग के 8 अंग आप लोग को बता रहा था तो एक एक करके मैं सभी को बताया कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है।
तो जो हमारा श्वसन अभ्यास होता है ये प्राणायाम के अंतर्गत जो है ना, प्राणायाम योग के अंतर्गत जो है ये सम्मिलित होता है। तो श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है, तो प्राणायाम जो है हम लोग कहते हैं। ध्यान कहते नहीं है, आसन कहते नहीं है, तो प्राणायाम हम लोग कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 8 का कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है। तो क्रमबद्ध असंवेदीकरण जो है इसका जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो वोल्प ने किया था, याद रखिएगा वोल्प ने किया था। और ये किस चिकित्सा विधि में प्रयोग किया जाता है, तो व्यवहार चिकित्सा विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 9 पर कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है, तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य होता है, पूछा जा रहा है कि रचनात्मक समायोजन, विध्वंसात्मक समायोजन या जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, या ए और सी दोनों। तो इसका उत्तर होगा ए और सी दोनों हो जाएगा। रचनात्मक समायोजन भी होगा और जीवन शैली में सुधार करना भी होगा। यानी मनोचिकित्सा का उद्देश्य होता है कि रचनात्मक समायोजन करे और जीवन शैली में सुधार करे। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसी तरह 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया, जिसको हम लोग लोगोस थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उद्बोधक चिकित्सा जो है इसको स्थापित किसने किया, तो इसको जो है विक्टर ई फ्रैंकलर ने जो है इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन आपको विक्टर ई फ्रैंकलर के द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन संख्या 11 में कह रहा है कि कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया। तो कार्ल जो रोजर्स थे उन्होंने सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का जो है प्रतिपादन किया था। मैंने अभी आप लोगों को शुरू में ही बताया कि सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने किया है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या हम लोग 12 को देखेंगे। कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो व्यवहार चिकित्सा जो है अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है भाई, सीखना होता है, ठीक, सीखना। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 13 पर आएंगे। कह रहा है कि रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की कितनी अवस्था होती है। यानी जो पेशेंट होता है और जो डॉक्टर यानी चिकित्सक होता है, इन दोनों के बीच जो है जो चिकित्सात्मक संबंध होता है ये कितने अवस्थाओं में या कितने चरणों में होता है, पूछा जा रहा है। 3, 4, 5 या 2। तो मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था चिकित्सात्मक संबंध में कि जो रोगी और चिकित्सक के बीच संबंध होता है वो 3 चरणों में जो है पूरा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 का कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। अब इसमें भी पूछ रहा है कि कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो मनोविश्लेषण विधि में याद रखना है कि आपके 5 अवस्थाएं होती हैं। तो वही पूछ रहा है कि कौन अवस्था इसमें संबंधित नहीं है। स्थानांतरण की अवस्था हो जाएगा, कि स्वप्न विश्लेषण होगा, कि क्रमिक विसंवेदीकरण होगा, या मुक्त साहचर्य होगा। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर क्रमिक विसंवेदीकरण जो है ये आपका जो है व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ये आपका व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रमिक विसंवेदीकरण ये मनोविश्लेषण विधि में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 15 पर चलेंगे कि संवेग तर्क चिकित्सा क्या है। संवेग तर्क चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया पूछा जा रहा है। रेशनल इमोटिव थेरेपी, ठीक ना, RIT से इसको सूचित करेंगे। RET से इसको सूचित करेंगे, ठीक ना, RET से जो है इसको सूचित करेंगे रेशनल इमोटिव थेरेपी, ठीक, जिसको संवेग तर्क चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका प्रतिपादन जो अल्बर्ट एलिस के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 15 का सी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि फ्रेडरिक पल्स जो थे उन्होंने कौन सी चिकित्सा प्रस्तुत की। तो फ्रेडरिक पल्स जो थे अपनी पत्नी लारा पल्स के साथ मिल करके गेस्टाल्ट चिकित्सा का जो प्रतिपादन किए थे, जिसका अर्थ होता है समग्र, ठीक ना, जिसका अर्थ क्या होता है, समग्र होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कितना हम आप लोगों को समझाएं चीज़ों को, इसलिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों को सभी चीज़ बता रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि चैप्टर को अच्छे से पढ़े। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मनोविज्ञान सब्जेक्ट ले लिए हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं।
वो क्लास भी नहीं करते हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं क्लास या फिर जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे, तो मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि 6 महीना आप लोग का गुजर चुका है और अगर अभी से आप लोग नहीं पढ़ने शुरू कीजिएगा तो मनोविज्ञान फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करिएगा कि 1 महीना में 10 दिन में पढ़ ले मनोविज्ञान को, तो फिर वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए अभी से आप लोग रेगुलर क्लास के साथ ज्वाइन कीजिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे होंगे हमें, तो वो रेगुलर क्लास के साथ ज्वाइन करें। और हम आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक मिलते रहे। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या चलेंगे 17 पर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑरन बेक ने किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया। तो मैंने इसका भी आप लोगों को अभी प्रश्न के बारे में बताया कि जो ऑरन बेक थे, अल्बर्ट एलिस थे, इन्होंने संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को जो है अपनाया था। तो संज्ञानात्मक चिकित्सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 कर रहा है कि मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया। तो मॉडलिंग प्रविधि का जो प्रतिपादन है, उससे जानने से पहले हम लोग को याद रखना है कि ये मॉडलिंग प्रविधि जो है व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत जो है शामिल है, व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत ये शामिल है और इसका प्रतिपादन वेंडुरा के द्वारा जो है किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या हम लोग 19 पर आएंगे कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन संख्या 19, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है कि विश्व योग दिवस जो है कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में ही जो है ये अभी गुजरा भी है विश्व योग दिवस। तो विश्व योग दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 जून को जो है हम लोग विश्व योगा दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है कि रेकी एक शब्द है। तो रेकी एक शब्द क्या, तो एक जापानी शब्द है। रेकी क्या है भाई, तो रेकी एक जो है जापानी शब्द है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21 पर आते हैं फटाफट से हम लोग। 21 पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा की देसी विधि नहीं है, योग, मनन, एक्यूपंक्चर और मॉडलिंग। बताइए क्या होगा क्वेश्चन संख्या 21 का राइट आंसर। कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा की देसी विधि नहीं है। तो देसी विधि कौन नहीं होगा, तो मॉडलिंग होगा, क्योंकि मॉडलिंग जो आपका व्यवहार चिकित्सा में आता है। तो इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 22 का कि व्यवहार चिकित्सा के निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है। व्यवहार चिकित्सा का कौन सा ऐसा तकनीक है जो उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्रमिक विसंवेदीकरण का, मॉडलिंग तकनीक का, बायोफीडबैक का या उद्बोधक चिकित्सा का। यानी इनमें से कौन सा ऐसा मतलब कि तकनीक है जिसका उपयोग व्यवहार चिकित्सा में नहीं होता है। तो अगर हम व्यवहार चिकित्सा की बात करेंगे तो उसमें क्रमिक विसंवेदीकरण का तो प्रतिपाद उपयोग होता है, मॉडलिंग तकनीक का भी उपयोग होता है, बायोफीडबैक का भी उपयोग होता है, लेकिन उद्बोधक चिकित्सा का नहीं होता है, क्योंकि उद्बोधक चिकित्सा एक अलग थेरेपी है, लोगोथेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो है मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले इसका भी जवाब दिया था। तो याद रखिएगा, ये उद्बोधक चिकित्सा जो है व्यवहार चिकित्सा के एक तकनीक के रूप में काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 23 कह रहा है कि अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को जो है कुंडलिनी योग कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 24 पर कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 25 पर कि किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। तो आपका हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा में। किसमें, व्यवहार चिकित्सा में जो है सीखने के सिद्धांतों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगर हम 26 की बात करेंगे कि योग विधि बढ़ाती है, बताइए। क्वेश्चन संख्या 26 का जो है राइट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है कि योग जो है वो क्या करता है, या योग हम करते हैं तो वो हमें मतलब कि योग विधि जो वो क्या बढ़ाती है, भाव दशा, ध्यान, दबाव सहिष्णुता या उपरोक्त सभी। तो योग करने से जो है हमें हमारे अंदर जो इन सभी चीज़ों का जो है क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, भाव दशा का भी, ध्यान का भी और दबाव सहिष्णुता का भी। तो ऑप्शन यहाँ पर 26 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 में कह रहा है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं। तो योग के मार्ग कितने होते हैं भाई, तो 8 होते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में ही इस क्लास के दौरान बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कुल योग के 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों की चर्चा भी मैंने किया है। तो आप लोग अगर आप हमारे
चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन संख्या 28 पर, कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। तो पतंजलि का नाम जो है युग से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। 28 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 29 का रहा है कि युग एक है। तो युग एक क्या है, पहले तो ये याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो युग एक हो जाएगा आपका वैकल्पिक चिकित्सा हो जाएगा। वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत जो है योग, रेकी, ये सब चिकित्सा जो है शामिल है। तो याद रखिएगा योग एक वैकल्पिक चिकित्सा आपका कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और बात करेंगे आगे प्रश्नों की ओर, तो आगे जो है आपका अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुल 29 प्रश्न यानी 29 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो जो विद्यार्थी शुरू से आखिरी तक इस सेशन के साथ जुड़े हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 29 प्रश्न में से आप लोगों को कितने प्रश्नों का जवाब मालूम था, या फिर जो विद्यार्थी बाद में आए हैं उनको कितने प्रश्नों का जवाब मालूम था, उन्होंने सही जवाब कितना दिया। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाह रहे हैं, पैनल पीडीएफ आप लोग चाह रहे हैं, तो आप हमारे जो हमारा एसएस लोकर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मनोचिकित्सा के उद्देश्य का उल्लेख करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर वाले में, 2 अंक वाले में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, और 5 नंबर वाले में भी पूछ सकता है। तो याद रखना है कि मनोचिकित्सा के जो उद्देश्य होते हैं वो कई तरह के हैं या निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कि रोग के निदान में रोगी को क्या करना, प्रोत्साहित करना। वार्तालाप द्वारा जो है रोगी के जो सामयिक दबाव होते हैं उसको कम करना। इसके रोगी के सूझ में क्या करना, वृद्धि करना, ठीक ना। साथ ही कहा जा रहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को जो है सहज बनाना और चिंतन के तौर तरीके में बदलाव लाना। तो ये सभी तरह के क्या है उद्देश्य है मनोचिकित्सा के, कि अगर जो व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित है और मनोचिकित्सक के पास अपना जो है परामर्श कराने जाता है, अपना इलाज कराने जा रहा है, अपने रोगों का निदान कराने के लिए, तो मनोचिकित्सक का उद्देश्य होता है कि इस तरह के कार्यों को उनको पूरा करना। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 2 पर कि व्यवहार चिकित्सा क्या है। देखिए व्यवहार चिकित्सा मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ आप लोग को याद रखना संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को भी। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ ही अंतर इन दोनों में होता है। तो ध्यान से दोनों को समझिएगा। पहले व्यवहार चिकित्सा को समझिए, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को समझिएगा। व्यवहार चिकित्सा में बताया जा रहा है कि व्यवहार चिकित्सा वह चिकित्सा विधि है जिसमें रोगियों के व्यवहार में आवश्यक परिमार्जन करके उसके लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस चिकित्सा विधि में क्या किया जाता है कि रोगी का जो बिहेवियर होता है, रोगी का जो व्यवहार होता है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें परिमार्जन किया जाता है। परिमार्जन मतलब होता है साफ सुथरा करना। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी रोगी का व्यवहार बिहेवियर जो सही नहीं है, उसके सामान्य वातावरण के अनुकूलन नहीं है, तो वो क्या करते हैं मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक कि वो उसमें परिमार्जन करते हैं और उसके जो भी बुरी तरह के लक्षण होते हैं उसको दूर करने का वो कोशिश करते हैं। इसी विधि को जो है किसने विकसित किया, तो वाटसन और स्किनर, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस विधि को विकसित किया। और व्यवहार चिकित्सा का उपयोग ज्यादातर मानसिक विकृतियों के उपचार में भी व्यापक रूप से किया जाता है। तो यही व्यवहार चिकित्सा होता है। व्यवहार चिकित्सा कहने का मतलब यह हुआ कि रोगी के व्यवहार में परिवर्तन करना, उसके व्यवहार में परिमार्जन करना और फिर उसके लक्षण के जो भी बुरी लक्षण है उसको दूर करना। इसके बाद अगर हम संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को देखेंगे तो उसमें आपका क्या बताएगा, उससे पहले ये जानिए कि चिकित्सा उपागम क्या होता है, ठीक ना। चिकित्सा उपागम जानिए क्या होता है। कह रहा है कि यह एक विधि है जो रोगों के इलाज या प्रबंधन के लिए अपनाई जाती है। यह किसी भी रोग के इलाज में चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें या तरीके हो सकती है, जो चिकित्सा उपागम कहलाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या विद्युत अपेक्षित चिकित्सा मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। तो इसका उत्तर होगा कि विद्युत अपेक्षित चिकित्सा मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जो निम्नलिखित तरीके से है। पहला है कि रोगी को लक्षणों को से दूर करना, रोगी को अपने वातावरण में समायोजन स्थापित करने के योग्य बना देना। तो ये सब जो है विद्युत अपेक्षित चिकित्सा के बारे में है कि ये क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट दे रहे हैं, जैसे कह रहा है कि रोगी को आत्मनिर्भर बना देना ताकि वह स्वयं जीवन अर्जन करने में
सक्षम हो सके, ठीक, और रोगी को इस योग्य बना देना कि वह अपने परिवर्तनशील वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो। तो ये सब जो है क्या है, हमारे विद्युत अपेक्षित चिकित्सा के बारे में था, तो इसे ध्यान आप लोग रखिएगा। क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 5 की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मनोचिकित्सा के नैतिक सिद्धांतों का वर्णन करें। जैसे मनोचिकित्सा के उद्देश्य थे वैसे ही नैतिक सिद्धांत भी होते हैं। तो कौन कौन है भाई? तो मनोचिकित्सा के नैतिक सिद्धांत जो निम्नलिखित हैं। पहला है कि सेवार्थी से सुविज्ञ यानी जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि सेवार्थी की गोपनीयता को जो है बनाए रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मनोचिकित्सक क्या करे, किसी भी रोगी के रोग को जान करके उसको किसी और को बताए, तो ऐसा नहीं है। मनोचिकित्सक उसकी गोपनीयता को बनाए रखते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि चिकित्सक एवं सेवार्थी के संबंध में अखंड महत्वपूर्ण है, और साथ ही कहा जा रहा है कि व्यावसायिक क्षमता एवं कौशल जो है आवश्यक होता है। इसी तरह बात करेंगे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का। देखिए आ गया संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा आ गया। व्यवहार चिकित्सा में था कि व्यक्ति के व्यवहार में, रोगी के व्यवहार में परिमार्जन करना। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में क्या होता है, बताया जा रहा है कि इस चिकित्सा को वेक और अल्बर्ट एलिस, दो मनोवैज्ञानिक जो थे, दो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो है क्या किया, इस चिकित्सा विधि को विकसित किया। और वास्तव में यह चिकित्सा विधि जो है व्यवहार चिकित्सा विधि का ही विकसित व परिमार्जित रूप है। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा व्यवहार चिकित्सा है उसी तरीके का संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा भी है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, व्यवहार में परिमार्जन के साथ साथ हम क्या करते हैं, रोगी के संज्ञान परिवर्तन पर भी हम लोग क्या करते हैं, बल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में कि रोगी का व्यवहार तो ठीक किया जाता है, उसको परिमार्जित किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो ज्ञान हो गए, उसके जो संज्ञान हो गए, उसमें भी परिवर्तन किया जाता है, उसमें भी परिवर्तन पर बल दिया जाता है। तो वही हमारा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कहलाता है, जिसको अल्बर्ट एलिस और बेक नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया। और अल्बर्ट एलिस का याद रखिएगा RET यानी रेशनल इमोटिव थेरेपी का जो है इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया था। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन संख्या आगे चलेंगे 7 पर कि मनोचिकित्सा की सीमाएं क्या क्या है। तो मनोचिकित्सा की सीमाएं जो है निम्नलिखित होती हैं। जैसे कि मनोचिकित्सा में रोगी के रोग के अनुसार उपचार सीमित मात्रा में होता है। दूसरा आपका है कि रोगी को एक सीमित अवधि दी जाती है जब तक कि वह अपनी परेशानी को ठीक नहीं कर लेता। तीसरा है कि चिकित्सक रोगी के रोग का निदान तब तक कर पाता है जब तक उन दोनों के बीच जो है घनिष्ठ संबंध ना हो। साथ ही कहा जा रहा है कि मनोचिकित्सा में मानसिक रोग का उपचार होता है तथा यह उपचार एक जैसा नहीं होता है, अतः सब पर अलग अलग उपचार किए जाते हैं और उनकी स्थिति शारीरिक दशा को देख करके ही किया जाता है। तो ये सब मनोचिकित्सा की सीमाएं थी, इसको भी आप लोग एक नज़र ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन टोकन अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग टोकन इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं। यह जो मतलब कि टोकन अर्थव्यवस्था है, यह व्यवहार चिकित्सा का एक तकनीक है। जब हम लोग व्यवहार चिकित्सा पढ़ रहे थे तो इसमें कई सारे तकनीक को देखे थे। जैसे मनोविश्लेषण विधि हम लोग पढ़े थे, सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो उसमें भी कई सारे तकनीक था, 5 तकनीक को हम लोग देखे। तो इसमें भी हम लोग व्यवहार चिकित्सा में भी कई तकनीकों को पढ़े थे। तो टोकन जो अर्थव्यवस्था, ये व्यवहार चिकित्सा का ही एक तकनीक है। और इस तकनीक में रोगियों को क्या किया जाता है, रुपए के स्थान पर, मतलब वो कार्य करते हैं तो उसको रुपए के बजाय जो है उनके कार्य करने के बदले क्या दिया जाता था, टोकन दिया जाता था, ठीक। और बाद में फिर टोकन अर्थव्यवस्था पर वांछित पदार्थ या क्रियाएं पुरस्कार के रूप में उनको दी जाती थी। इसी को जो है टोकन इकोनॉमिक के नाम से जाना जाता था, जिससे रोगी जो है क्या हो, प्रोत्साहित हो, अच्छा काम करे, ताकि वो उनके मन में जो है अच्छा बिहेवियर उत्पन्न हो, व्यवहार करने का जो तरीका जो है बदले। क्यों ऐसा किया जाता था, ताकि वो इस तरीके के जो है चीज़ों को अपनाएं, इसलिए इनको जो टोकन दिया जाता था और बाद में उसको पुरस्कृत किया जाता था। तो वही टोकन इकोनॉमिक कहलाता है, जो व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 9 को देखेंगे तो ये उद्बोधक चिकित्सा, जिसको लोगोस थेरेपी कहते हैं। लोगोस जो शब्द होता है वो ग्रीक के शब्द से बना है, जिसका अर्थ बताया गया कि आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा। अब इसमें यह बताया गया है कि जो उद्बोधक चिकित्सा है इसका तात्पर्य होता है आत्मा का उपचार करना। जो फ्रैंकलर थे, इनके अनुसार जो है कहा जा रहा है कि खतरनाक परिस्थितियों में जीवन के प्रति अर्थ प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। और इस अर्थ निर्माण प्रक्रिया का आधार व्यक्ति के अपने अस्तित्व का आध्यात्मिक सत्य प्राप्त करने की खोज होती है।
उद्बोधक चिकित्सा में बताया गया है कि इसका उद्देश्य होता है कि रोगी को अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ पाने में सहायता करना। ठीक ना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 पर। क्वेश्चन संख्या 10 पर हम लोग बात करेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि योग के कितने अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग के कितने अंग होते हैं? तो योग के जो है 8 अंग होते हैं। पहला आपका यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, तीसरा आपका आसन होता है, चौथा आपका प्राणायाम होता है, पांचवा प्रत्याहार होता है, छठवां धारणा होता है, सातवां आपका ध्यान होता है और आठवां आपका समाधि है। तो ये आपके योग के 8 अंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो गेस्टाल्ट चिकित्सा है। इसको भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा कि गेस्टाल्ट चिकित्सा क्या है। तो गेस्टाल्ट जो है जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र। ठीक, इस चिकित्सा का प्रतिपादन जो है फ्रेडरिक पल्स और लारा पल्स जो उनकी पत्नी थी, तो इन दोनों ने मिल करके जो है इस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया था। और इसमें बताया जा रहा है कि इस चिकित्सा का मानना है कि विशुद्ध सम्यक आत्म जागरूकता जो होते हैं उसको अवरुद्ध करते हैं। तो इसलिए यह चिकित्सा विधि मन और शरीर की एकता पर जो है विशेष महत्व देता है। यानी मन और जो हमारे शरीर की एकता होता है उसको हमारे ध्यान को जो है बनाए रखता है, ताकि जो हमारे आत्म जागरूकता है वो अवरुद्ध ना हो। ठीक ना, तो इसीलिए गेस्टाल्ट चिकित्सा का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें और भी कुछ बातें बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके लिए चिकित्सक रोगी को अपने विचार, भावनाओं और द्वंद्वों की अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति की आत्म जागरूकता एवं आत्म स्वीकृति के स्तर को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। और यह चिकित्सा समूहों में भी की जा सकती है, यानी एक व्यक्ति में भी किया जा सकता है और ग्रुप पर भी लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आघात चिकित्सा क्या है? शॉक थेरेपी जिसको हम लोग बोलेंगे। तो कहा जा रहा है कि यह आयुर्विज्ञान चिकित्सा का दूसरा प्रकार है। जब हम लोग जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसमें देखे थे हम लोग कि कई तरह के और भी तकनीक इसमें थे। तो विद्युत आघात चिकित्सा भी इसमें था, शल्य चिकित्सा भी शामिल है जिसको ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि यह जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा का दूसरा प्रकार है जब दवाएं रोग के लक्षणों को जो है नियंत्रित नहीं कर पाते थे, तो इलेक्ट्रोड द्वारा बिजली के हल्के आघात रोगी के मस्तिष्क पर दिए जाते थे, जिससे उसके शरीर में ऐंठन, बेहोशी, इन सभी तरह के लक्षण जो उत्पन्न होते थे। और बेहोशी की अवस्था समाप्त होने के बाद रोगी को चिकित्सकीय संबंधित बातें याद न रहती थी। मतलब कि यहाँ पर विद्युत आघात चिकित्सा कब उपयोग किया जाता था ना, जब दवा से जो है रोगी का लक्षण जो ठीक नहीं होता था, उसका बीमारी जो सही नहीं होता था, तब लोग क्या करते थे, अंत में जाकर के इलेक्ट्रोड द्वारा जो है क्या करते थे, बिजली के हल्के हल्के झटके उनको दिया जाता था। तो वही विद्युत आघात चिकित्सा ये कहलाता है। और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं, यही क्वेश्चन हमारा आखिरी है। इसमें बताया जा रहा है और भी बातें। कहा जा रहा है कि इस प्रविधि को विद्युत विक्षेपी चिकित्सा भी कहा जाता है, यानी इसको हम लोग ईसीटी के नाम से भी जानते हैं। और कहा जा रहा है कि आघात चिकित्सा का प्रयोग भी बड़े अनुभवी और कुशल मनोरोग वैज्ञानिक एवं उनके सहयोगियों की सहायता से करवाना चाहिए, क्योंकि आघात की मात्रा सुनिश्चित किए बिना आघात दिए जाने पर इसके बड़े ही घातक परिणाम हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर शॉक थेरेपी अपनाया जाए या फिर जो है शल्य ऑपरेशन का जो है प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर नॉर्मल डॉक्टर उसका उपयोग नहीं करते, जो मतलब कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो अनुभवी हैं, जो इन सब कार्यों को कर चुके हैं, वैसे डॉक्टर ही इसका क्या करते, उपयोग करते हैं। अन्यथा नहीं तो मरीज की जान जा सकती है। तो ये सभी आपके क्या थे, प्रश्न थे इस चैप्टर का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला अध्याय जब हम लोग शुरू करेंगे तो वो मनोविकृति का है, ठीक ना, या मनोवृत्ति, मनोवृत्ति के बारे में, रूढ़ि युक्ति के बारे में हम लोग क्या होता है, ठीक, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग छठा चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।